वेलकम टू हाई लीगल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 1 to 5। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की अगर बात करें तो सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट को जो प्रेसिडेंट की असेंट थी वो मिली थी 18 मई 1955। सॉरी फॉर द टाइपो। सो इट इज 18 मई 1955 और ये उस दिन से लॉ बन गया। अब इसके बात करते हैं इस एक्ट के ओवर राइडिंग इफेक्ट की। So the act has an overriding effect and it abrogates all the rules of marriage previously applicable। तो इसके पहले जितने भी rules थे marriage related वो क्या हो जाते हैं, abrogate हो जाते हैं because of this act। सेक्शन 4 जो है इस एक्ट का वो बोलता है that any text, rule or interpretation, custom or usage of Hindu law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for which provision is made in this act। तो सेक्शन 4 क्या बोलता है इस एक्ट का कि इससे पहले कोई भी टेक्स्ट, रूल या इंटरप्रिटेशन, कस्टम, यूसेज वगैरह जो भी था इन फोर्स वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा उसका इफेक्ट इस एक्ट के बाद से। एनी अदर लॉ इन फोर्स immediately before the commencement of this act shall cease to have effect in so far as it is inconsistent with any of the provisions contained in this act। मतलब कि अगर कोई दूसरा लॉ भी है जो कि इन फोर्स था पहले इस एक्ट के तो वो भी केवल उस हद तक सीज हो जाएगा जिस हद तक वो इनकंसिस्टेंट है इस एक्ट से। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में वो है इसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन। मतलब कि this act will apply to Hindu domiciled in India even if they reside outside India। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति इंडियन डोमिसाइल का है और वो भले रह रहा है किसी दूसरे देश में तो उस पर भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाई होगा। तो यहाँ पर हमें डोमिसाइल्ड वर्ड याद रखना है, अगर डोमिसाइल नहीं है तो फिर लागू नहीं होगा। सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में लिखी हुई है। और ये बोलता है कि ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा, इसके साथ साथ ये उन हिंदूज पर अप्लाई होगा जो कि डोमिसाइल्ड है इन द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द सेट टेरिटरीज आल्सो। मतलब ये उन पर बेसिकली एप्लीकेबल होगा ऐसे हिंदूज पर भी जो डोमिसाइल्ड है आउट ऑफ इंडिया एज वेल। And it is based on the principle of law that personal relations are governed by the law of domicile। और ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो पर्सनल रिलेशंस हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस एक्ट डील्स विद मैरिजेस, तो ये एक पर्सनल रिलेशनशिप है तो इस वजह से ये डोमिसाइल के रूप में गवर्न किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्शन 2 में इसकी बात की गई है। अब ये किन लोगों पर एप्लीकेबल होता है देखते हैं। So firstly, persons who are Hindus by religion in any of its forms or developments, including Virashava, Lingayat or a follower of Brahmo, प्रार्थना और आर्य समाज। तो हमें ये जानना होगा कि ये हिंदूज पर बेसिकली अप्लाई करता है किसी भी फॉर्म में हिंदू रिलीजन के, प्लस उसके साथ साथ विराशवा, लिंगायत या फिर जो फॉलोअर होते हैं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज, उन पर भी लागू होता है। सेकेंडली, ऐसे लोग जो कि बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं या सिक्स हैं बाय रिलीजन उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होता है। Then thirdly, any person who is domiciled in the territory to which the act extends and who is not Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion। तो ये एक रेसिड्यूरी क्लॉज है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और ज्यू नहीं है और जिस टेरिटरी में वो डोमिसाइल्ड है वहां पर ये एक्ट हो रहा है एप्लीकेबल, तो उस पर भी ये एक्ट लागू हो जाएगा। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज हु इज अ हिंदू। सो हिंदू को कैसे हम डिफाइन करेंगे क्योंकि ये टर्म डिफाइंड नहीं है इस एक्ट में प्रॉपरली। सो द टर्म हिंदू denotes a person who practice Hindu religion either by birth or by conversion। So sorry for the typos, but I hope I make it clear for you। तो यहाँ पर हिंदू वर्ड का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो कि हिंदू रिलीजन प्रोफेस करता है या तो बर्थ से या फिर कन्वर्जन से। A person who carries a Hindu way of life and who is known by others to be a Hindu will be a valid person to be a Hindu। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा व्यक्ति जो कि हिंदू वे ऑफ लाइफ को कैरी आउट करता है और दूसरों के द्वारा जाना जाता है कि वो एक हिंदू पर्सन है, उसे बोला जाएगा कि वो हिंदू है। अब एक इम्पोर्टेंट केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट इन चंद्रशेखर वर्सेस कुलंदी वेला 1963 का केस लॉ है।
इसमें बोला गया था दैट एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिख बाय रिलीजन इज अ हिंदू इफ, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदू बुद्धिस्ट जैन या सिख है बाय रिलीजन, वो हिंदू कहलाएगा कब? when he practices प्रोफेसेस और follows any of these religion, जब वो प्रैक्टिस करे प्रोफेस करे या फॉलो करे कोई भी रिलीजन ऐसा, या फिर he remains a Hindu even if he does not practice profess or follow the tenets of or any of these religion, या फिर वो भले ही प्रैक्टिस ना करे प्रोफेस ना करे या फॉलो ना करे किसी भी ऐसे रिलीजन को। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन सेक्शन 2 क्या बोलता है दैट फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदूज बुद्धिस्ट जैन्स और सिख्स बाय रिलीजन। तो कुछ हमने यहाँ पर जो ऊपर देखा ये फिर सीधे सीधे बात कर रहा था बर्थ या कन्वर्जन के थ्रू। अभी हम देखने वाले हैं पेरेंट्स के बेसिस पे किस प्रकार से हमारा रिलीजन डिफाइन हो सकता है। सो फर्स्टली, चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट हुज बोथ पेरेंट्स आर हिंदू बुद्धिस्ट जैन और सिक्स, यानी कोई भी ऐसा बच्चा जिसके दोनों पेरेंट्स क्या है, हिंदू बुद्धिस्ट जैन या सिख हैं। सेकेंडली, चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ whose parents is a Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion and who is brought up as a member of family to which such parent belongs। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए दो डिफरेंट रिलीजन के लोगों ने शादी की है जिसमें जो पेरेंट हिंदू है, बच्चे को उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग ब्रॉट अप किया गया है, तो उस बच्चे को भी हिंदू बोला जाएगा। Thirdly, any person who is a convert or reconvert to Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion। So basically अगर कोई व्यक्ति है दूसरे रिलीजन का और वो कन्वर्ट हो गया हिंदू में, या फिर कोई व्यक्ति हिंदू था वो कन्वर्ट हुआ किसी दूसरे रिलीजन में एंड देन अगेन वो कन्वर्ट होता है हिंदू में, सो उसको हम बोलेंगे रिकन्वर्ट। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रिकन्वर्ट भी हुआ है तो उसको भी हिंदू कंसीडर किया जाएगा। थर्डली, नॉन एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट टू शेड्यूल ट्राइब्स। ये बात याद रखने वाली है कि इस एक्ट की कोई भी बात जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स पर एप्लीकेबल नहीं होती है। कौन सी शेड्यूल ट्राइब? जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 366 क्लॉज 25 पे डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन वो कब हो सकती है उन पर भी एप्लीकेबल? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऐसा डिक्लेयर कर दे कि शेड्यूल ट्राइब्स पर भी ये एप्लीकेबल होगी, तो उस केस में हो सकती है, बट द जनरल रूल इज दैट इट विल नॉट अप्लाई टू पीपल ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। There is a very important case law which is Suraj Mani Stella Kujur versus Durga Charan 2001 का केस लॉ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के तहत इस एक्ट के, sure, if the scheduled tribes could be brought under the purview of the act if the notification is issued to its effect, मतलब कि अगर नोटिफिकेशन आ गया है इस केस में तो उन पर भी एप्लीकेबल किया जा सकता है। In other cases, they have to be governed by their customs and such customs have to be proved by clear evidence। लेकिन other cases में क्या रहेगा? वो अपने customs के थ्रू ही govern किए जाएंगे और उन customs को prove करने के लिए एक clear evidence का होना important है। So this is a very important case law, Surajmani Stella Kujur versus Durgacharan 2001। अब हम सेक्शन 5 की बात थोड़ी सी कर लेते हैं क्योंकि सेक्शन 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें काफी सारी चीजें बताई गई हैं। So section 5 of the act lays down the conditions for a valid Hindu marriage, which is the most important section. It must be noted that under this act, a Hindu and a non Section 5 of the Act lays down the conditions for a valid Hindu marriage. It must be noted that under this Act, the marriage between a Hindu and a non-Hindu is void. So following are the conditions for a valid Hindu। मतलब कि इस एक्ट के तहत अगर हिंदू और नॉन हिंदू के बीच में कोई मैरिज होती है तो वो वॉइड मानी जाती है। तो यहाँ पर जो कंडीशंस दी हुई हैं एक वैलिड हिंदू मैरिज की दी हुई है अंडर सेक्शन 5। तो अगर हम ये चार्ट देखें तो यहाँ पे कंडीशंस फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज दी हुई है। फर्स्टली चार्ट के थ्रू अगर देखें तो 5 क्लॉज 1 जो है उसमें मोनोगेमी की बात की हुई है, मतलब कि ओनली वन लिविंग वाइफ होनी चाहिए। सेकेंडली, मेंटल हेल्थ और सैनिटी की बात की हुई है 5 सबसेक्शन 2 में, मतलब कि सेन माइंड के लोग ही शादी कर सकते हैं। देन thirdly is the age of parties is very important. Fourthly, avoidance of degree of prohibited relationship
जो 5 क्लॉज 4 में दी हुई है, एंड अवॉइडेंस सपिंडा रिलेशनशिप सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 में दी हुई है। सो ये जो चीजें हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड सपिंडा रिलेशनशिप, इन्हें हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी हम सेक्शन 5 के जितने ये कंडीशंस हैं इनको डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें मोनोगेमी की, तो सेक्शन 5 के फर्स्ट क्लॉज में ये चीज दी हुई है। सेक्शन 5 का फर्स्ट क्लॉज बोलता है that neither party must have a spouse living at the time of marriage। तो सेक्शन 5 में ये बोला गया है कि कोई भी पार्टी जो मैरिज करने वाली है, उस वक्त पर उसका पहले से कोई भी पार्टनर नहीं होना चाहिए। और ये जो सेक्शन है ये मोनोगेमी इम्प्लाई करता है, मतलब आपका एक ही लिविंग पार्टनर होना चाहिए, और प्रोहिबिट करता है पॉलीगेमी को। ओके, द फर्स्ट मैरिज ऑफ अ पर्सन मस्ट बी लीगली वैलिड मैरिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट मैरिज हुई है वो मैरिज ही नहीं थी, सही कस्टम से या सही तरीके से नहीं हुई है, प्रॉपर प्रोसेस नहीं फॉलो हुई है। तो अगर वो मैरिज ही वैलिड नहीं है लीगली, तो उस केस में अगर उस व्यक्ति ने दूसरी शादी की है तो वो वॉइड नहीं हो जाएगी, क्योंकि पहली ही वैलिड नहीं थी तो दूसरी आप कैसे उसको मान सकते हो। सो इफ द फर्स्ट मैरिज इज वॉइड और वॉइडेबल, द पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर बाइगेमी। तो जो मैंने पॉइंट बताया, द सेकेंड मैरिज मस्ट बी सोलमनाइज्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ बाइगेमी। तो जो सेकेंड मैरिज है वो सोलमनाइज्ड होनी चाहिए, तभी आप किसी व्यक्ति को बाइगेमी के लिए या दूसरी शादी के लिए प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। Now there is a very important case of Yamuna Bai versus Anant Rao 1988, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था that in a bigamous marriage the second wife has no status of wife because the second marriage is null and void। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि bigamous marriage में second wife के पास वाइफ का स्टेटस ही नहीं होता है, ऑफ कोर्स, बिकॉज जब मैरिज ही वॉइड है तो आप उसे वाइफ कैसे बोल सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। In another case of Priya Bala versus Suresh Chandra, 1971, Supreme Court held that prosecution should establish that second marriage was solemnized and mere admission of the accused that he contracted second marriage is not enough। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रोसिक्यूशन को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि सेकेंड मैरिज सोलमनाइज्ड हुई थी। केवल अगर अक्यूज ने एडमिट कर लिया कि हाँ उसने सेकेंड मैरिज की थी तो ये इनफ नहीं होगा। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। Another case is Sarla Mudgal case, so which is related to apostasy to Islam. So, Supreme Court in Sarla Mudgal versus Union of India held that there was no automatic dissolution of marriage by apostasy of a spouse to another religion। बहुत ही फेमस केस लॉ है सरला मुद्गल का, जिसमें बोला गया था कि ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन केवल इस वजह से नहीं हो जाता अगर कोई जो स्पाउस है वो दूसरा रिलीजन ऑप्ट कर ले। The second marriage of a Hindu apostate to Islam during subsistence of first marriage is violation of provisions of HMA। कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदू क्या करता है, इस्लाम में अपोस्टेट करके सेकेंड मैरिज कर लेता है ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज, मतलब पहली मैरिज उसकी अभी भी सब्सिस्टिंग है, तो उस केस में ये एचएमए की प्रोविजंस का वॉयलेशन है। Another very important case जो था Lily Thomas versus Union of India। So decision in Sarla Mudgal's case was reviewed in Lily Thomas versus Union of India। तो जो डिसीजन सरला मुद्गल में आया था उसे रिव्यू किया गया था लिली थॉमस में। And the court held that a marriage solemnized according to one personal law cannot be dissolved according to another personal law because of change of religion of parties। और इस केस में कोर्ट ने ये बोल दिया कि अगर एक पर्सनल लॉ के तहत कोई शादी हुई थी सोलमनाइज, तो उसे दूसरे पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, केवल इस वजह से कि वहां पर रिलीजन चेंज हुआ है। तो बेसिकली इसको चेंज कर दिया गया। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं, आई नो आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे। अब इसके बाद इसके मोनोगेमी का जो मतलब सेक्शन 5 का फर्स्ट क्लॉज है, इसका इफेक्ट अगर इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन क्या होगा, मतलब अगर किसी ने पायगोनी कर ली तो उस केस में क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। सो इफ अ पर्सन contravenes provisions of section 5 subsection 1, the following consequences will ensue। तो पहला क्या है, द मैरिज विल बी नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11। आगे हम पढ़ने वाले हैं वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। तो वॉइड मैरिजेस दी हुई है सेक्शन 11 में, वहां पर ये वॉइड हो जाएगी। सेकेंडली द पर्सन विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट फॉर बाइगमी अंडर सेक्शन 17 ऑफ एचएमए, रेड विथ सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी।
तो यहाँ पर पनिशमेंट दी हुई है एचएमए के ही सेक्शन 17 में, प्लस जब हम आईपीसी पढ़ते हैं तो वहाँ पे 494 फर्स्ट वाइफ के केस में मतलब बाइगेनी की पनिशमेंट दी हुई है, और 495 में कंसीलमेंट ऑफ मैरिज जो किया जाता है पहली वाइफ से, उसकी पनिशमेंट दी हुई है। तो वो दोनों सेक्शंस के अंतर्गत भी इसे पनिश किया जाता है। नाउ अब आते हैं सेकेंड क्लॉज पे, विच इज मेंटल हेल्थ और सैनिटी, सेक्शन 5 सेक्शन 2। तो 5 की सेकेंड कंडीशन ये स्टिपुलेट करती है कि जो भी पार्टीज होंगी मैरिज की, वो साउंड माइंड की होनी चाहिए और मस्ट नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी विच प्रिक्लूड्स देम फ्रॉम गिविंग अ वैलिड कंसेंट। मतलब कि जब भी दो लोग शादी कर रहे हों तो वो उनका साउंड माइंड में होना आवश्यक है, प्लस कुछ भी ऐसी डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी वैलिड कंसेंट देने में असमर्थ हो। इट प्रोवाइड्स दैट एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी मस्ट बी, ये बोलता है कि इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो बोलती हैं कि अगर मैरिज के टाइम पे जो पार्टीज हैं वो इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट ऑफ इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब वो इनकेपेबल है एक सही सहमति या सम्मति देने में, क्योंकि वो अनसाउंड है, उस वक्त वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफर कर रहे हैं, या फिर दो केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, या फिर वो किसी ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं कि वो वैलिड कंसेंट तो दे सकते हैं बट दे आर मतलब दे आर अनफिट फॉर मैरिज और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, आगे जाकर हो सकता है कि वो अनफिट फॉर मैरिज हो जाए या फिर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन ना कर पाए, उसमें दिक्कत हो जाए। और थर्डली क्या है, सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी और एपिलेप्सी, या फिर उनको इंसैनिटी के अटैक्स आते हों या एपिलेप्सी के। लेकिन जो ये एपिलेप्सी वाला पॉइंट है, इसे हटा दिया गया था इन 1976। So this clause was amended in 1976 and prior to amendment, terms idiot and lunatics were used. ठीक है? So the court gave too liberal interpretation of words. तो यहाँ पर कोर्ट ने जो वर्ड्स यहाँ पर यूज्ड हैं, इनको एक लिबरल तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ है अलग अलग केस लॉज में। अब हम बात करेंगे कि अगर मेंटल हेल्थ एंड सेनिटी जो सबसेक्शन 2 में दी हुई है 5 के, अगर उसका कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उस केस में क्या इसका इफेक्ट होगा। सो if the marriage takes place in contravention of 5 subsection 2, then the marriage will be voidable under section 12 subsection 1 के clause B के तहत। तो जब हम देखेंगे सेक्शन 12 जहाँ पर voidable मैरिजेस दी हुई हैं, तो ये जो क्लॉज 2 है 5 का, ये वाली मैरिज अगर होती है तो वो भी voidable होगी अंडर सेक्शन 12। अब थर्ड बात करते हैं एज ऑफ पार्टीज 5 सबसेक्शन 3 में। यहाँ पे बोला गया है कि at the time of marriage the bridegroom has completed the age of 21 years and the bride the age of 18 years। तो ब्राइडग्रूम की यानी दूल्हे की उम्र होनी चाहिए 21 साल और दुल्हन की 18 साल। ओरिजिनली जो एचएमई ने फिक्स की थी एज, वो थी 18 साल ब्राइडग्रूम की और 15 इयर्स ब्राइड की। बट उसके बाद आता है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1978, और जिसके तहत एज फिक्स कर दी गई दूल्हे की 21 साल एंड मिनिमम एज फॉर ब्राइड कर दी गई 18 इयर्स। अब बात करते हैं कॉन्ट्रावेंशन की, कि अगर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। The Hindu Marriage Act does not provide for any effect of contravention of this provision। ये याद रखिएगा कि एज ऑफ पार्टीज की वजह से, मतलब अगर उम्र कम है, मान लीजिए ब्राइड ग्रूम कम एज की है या ब्राइड कम एज की है, तो उस केस में क्या इफेक्ट होगा ये कहीं गिवन नहीं है एचएमए में। ना ही वो मैरिज वॉइड होती है ना ही वॉइडेबल होती है, दोनों ही नहीं मेंशन किया गया है। तो एचएमए के अकॉर्डिंग ना वॉइड होगी ना वॉइडेबल होगी। लेकिन so, the only consequence which HMA provides is the punishment under Section 18। लेकिन हाँ, इसके consequence में एक punishment दी हुई है under Section 18, जो बोलती है rigorous imprisonment, जो कि 2 साल तक की होगी और जिसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों से पनिश किया जा सकता है। लेकिन if the requirements of the 13 to 4 are satisfied, then at the instance of a bride, a decree for divorce on the ground of option of puberty can be granted। एक ये चीज ये भी दी हुई है कि अगर मान लीजिए सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 को सेटिस्फाई कर दिया जाता है, तो ब्राइड के इंस्टेंस पर एक डिक्री ऑफ डाइवोर्स भी दी जा सकती है अगर जब जो ब्राइड रहेगी वो अटेन कर लेती है प्यूबर्टी की एज।
और भले ही इस एक्ट में नहीं दिया गया कि ये मैरिज वॉइड होगी या वॉइडेबल, लेकिन जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है उसमें ये दिया हुआ है कि जो इस प्रकार की मैरिज होती है वो वॉइडेबल होती है एट द ऑप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु वाज द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो इस एक्ट में तो नहीं दिया है इसका इफेक्ट, बट जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है उसमें ये मैरिज उस पार्टी के ऑप्शन पे वॉइडेबल होगी जो चाइल्ड थी, यानी जिसकी उम्र कम थी मिनिमम एज से, उसके ऑप्शन पर वॉइडेबल होती है। देन है अवॉइडेंस ऑफ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप 5 सबसेक्शन 4। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हम एक डिफरेंट वीडियो में समझेंगे। 5 सबसेक्शन 4 प्रोवाइड करता है कि जो पार्टीज हैं वो विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए unless the custom or usage governing each of them permits of a marriage between the two। मतलब unless custom या usage govern जो करते हैं दोनों पार्टीज की मैरिज को, वो ना उन्हें अलाउ करते हैं। अब 3G में देख लेते हैं कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होती है। डेफिनेशन दी हुई है 3G में। It provides that two persons are said to be within the degree of prohibited relationship if one is a lineal ascendant of the other। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पढ़ ही रहे हैं साथ में। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप 3G में डिफाइंड है। और देखिए, लीनियर असेंडेंट का मतलब क्या होता है। लीनियर यानी होता है लाइन वाइज, यानी जो एक लाइन से चलते हैं हम, और जब हम अपने पूर्वजों के बारे में बात करें तो। और असेंडेंट मतलब होता है ऊपर की तरफ जो हमारे पूर्वज रहे हैं, है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे हम पढ़ते हैं, तो असेंडेंट यानी हमसे ऊपर लाइन वाइज जो हमारे जैसे पापा हैं तो उनके पापा फिर उनके पापा, तो ये क्या हो गया हमारे लीनियर असेंडेंट है, लाइन वाइज हमारे पूर्वज रहे हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है, और इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ लीनियर असेंडेंट, तो जो उनके वाइफ या हस्बैंड थे, मतलब अगर हम अपने पापा की बात कर रहे हैं फिर उनके पापा, तो जो उनकी वाइफ हो गए वो भी क्या कहलाएंगे, लीनियर असेंडेंट ही कहलाएंगे, वाइफ और हस्बैंड। ठीक है। और डिसेंडेंट ऑफ द अदर, या उनके डिसेंडेंट। तो डिसेंडेंट का मतलब क्या हुआ, जो हमारे दादा दादी हैं या ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनके डिसेंडेंट्स, यानी नीचे की तरफ अगर हम आने लगे। ठीक है। तो वो चीज। और तीसरा क्या बोलता है, इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर और द फादर्स और मदर्स ब्रदर और ऑफ ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स ब्रदर और द अदर। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाइफ ऑफ द ब्रदर यानी जो भाभी हो गई, फादर और मदर्स ब्रदर यानी जो हमारे मामा चाचा, ये वाले जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं, तो ये सारे भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। मतलब मेन पॉइंट यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि इनमें शादी नहीं हो सकती। फोर्थली जो बात करता है, if to our brother and sister यानी भाई बहन, अंकल नीस, आंट नेफ्यू यानी मामा भांजी का, चाचा भतीजा, ये वाले जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं, या चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर, जो कजिन्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे रिलेशनशिप भी क्या होते हैं, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जिसमें की शादी नहीं हो सकती। और इसमें इंक्लूड क्या क्या होते हैं, रिलेशनशिप बाय हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड, फुल ब्लड, ये भी हम आगे देखेंगे। एक छोटा सा बता देती हूँ, जैसे फुल ब्लड मतलब सेम पेरेंट्स, वाइफ, सेम मदर सेम फादर। जो हमारा यूट्रिन ब्लड होता है उसमें सेम मदर होती है, जो हमारे मतलब फादर होते हैं वो दे कैन बी डिफरेंट। एंड हाफ ब्लड मतलब कि फादर इज सेम मदर कैन बी डिफरेंट। तो ये जो होते हैं सगा सौतेला और बोला जाता है इनको। तो दैट इज रिलेशनशिप, ये सारी रिलेशनशिप को इंक्लूड करती है हमारी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। दूसरा इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप, मतलब चाहे ऐसी रिलेशनशिप जो हमने ऊपर पढ़ी लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट वाली, ये चाहे आपकी लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, दोनों। तीसरा रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन एज वेल एज ब्लड, मतलब अडॉप्टिव वाली रिलेशनशिप भी होंगी अगर, तो उन केस में भी शादी नहीं हो सकती। A marriage within the prohibited degree is valid if it is permitted by the custom or uses governing each party। कई बार क्या होता है कि कस्टम्स के थ्रू ऐसा होता है कि प्रोहिबिटेड डिग्री में भी शादी वैलिड हो सकती है अगर कस्टम्स अलाउ कर रहे हो तो उस केस में फिर ये जो चीज है ये लागू नहीं होती। बट जनरल रूल क्या है कि इनमें शादी नहीं हो सकती। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सबसेक्शन 5 सबसेक्शन 4। तो इसके कॉन्ट्रवेंशन में जो ये मैरिज होगी, मतलब अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में होती है तो वो क्या होती है, वॉइड होती है अंडर सेक्शन 11। प्लस 18 में इसकी इम्प्रिजनमेंट भी दी हुई है विच इज 1 मंथ और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विद कोर्ट। तो 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों हो सकता है।
एंड लास्टली हम देखते हैं 5 का, अवॉइडेंस ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप अंडर सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 5। तो ये क्या बोलता है कि जो मैरिज है वो ऐसी पार्टीज के बीच में नहीं हो सकती है जो कि सपेंडा ना हो, unless the customer uses governing each of them permits। अब सपेंडा रिलेशनशिप की बात करें तो थ्री सेक्शन जो है उसका जो फोर्थ सब सेक्शन है वो डिफाइन करता है हमारा सपेंडा रिलेशनशिप को। तो जो सपेंडा रिलेशनशिप है with reference to any person extends as far as the third generation inclusive in the line of ascent through the mother and fifth generation inclusive in the line of ascent through the father। तो सपेंडा रिलेशनशिप जो है हमारी, उसका मतलब क्या होता है कि अगर हम फादर की तरफ से चल रहे हैं तो उसमें जो 5 रिलेशनशिप है इंक्लूसिव, यानी हम मतलब जिसकी बात हो रही है उनके फादर, ठीक है, फिर उनके फादर, ऐसे करके हम ग्रेट ग्रैंड फादर, फिर उनके फादर, ऐसे करके हम 5 जनरेशन तक जाएंगे इंक्लूसिव जिनकी बात हो रही है। और मम्मी के केस में, मदर के केस में हम जाएंगे किधर से, 3 जनरेशन तक। तो वो कहलाएंगे कि वो क्या है, सपिंडा है एक दूसरे के, और ऐसी सिचुएशन में शादी नहीं हो सकती। और जो फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है उसको भी काउंट किया जाता है, जिनकी बात हो रही है तो उनके फादर को भी काउंट किया जाता है, मतलब बेसिकली। एंड एक चीज इसमें याद रखने वाली है कि यहाँ पे एक कंडीशन तो ये है दैट two persons are said to be subpenda of each other if one is lineal ascendant of the other within the limits of subpenda relationship, or if they have a common lineal ascendant who is within the limits of subpenda relationship with reference to each of them। तो दो लोगों को सपिंडा तब कहा जाता है जब जो एक है लीनियल असेंडेंट है दूसरे का भी, मतलब उनका जो कॉमन लीनियल असेंडेंट है वो होना चाहिए, एक ही लीनियल असेंडेंट होना चाहिए। और उनके हमको देखने पड़ेंगे कि जो 5 जनरेशन है मम्मी तरफ से, फादर तरफ से, और 3 जनरेशन है मम्मी तरफ से, तो वो उनके सपिंडा है। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि लीनियल असेंडेंट है, और यहाँ पे फिर ये वाला जो हमारा क्लॉज है 5 और 3 वाला, उसको भी सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो अब इसमें भी वही सेम चीजें हैं, हाफ ब्लड, यूट्रिन ब्लड, फुल ब्लड तीनों इंक्लूड होता है, प्लस इलेजिटिमेट लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप इंक्लूड होते हैं, अडॉप्शन वाला भी इंक्लूड होता है। तो ये सेम है प्रोहिबिटेड वाला भी। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, तो अगर 5 क्लॉज 5 की भी अगर कॉन्ट्रावीन किया जाता है तो ऐसी मैरिज को वॉइड बोला जाता है अंडर सेक्शन 11। प्लस 18 में इसकी भी जो इम्प्रिजनमेंट है वो वही है, 1 मंथ और फाइन, जो कि 1,000 रुपए तक का आ सकता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।